हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पे है जो हम चर्चा करते हैं। और ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम सबसे बड़ी बात जो चर्चा करेंगे, जो विज्ञान ने किस प्रकार से पहाड़ों को चीरकर 41 मजदूरों को जो ज़िंदगी बचाई है। एक सलाम करने वाली बात है, ज़िंदगी जीत गई है। 17 दिन का एक लंबा सफ़र जो अंधेरे में कहीं ना कहीं है, जो लोग हैं जो अपनी मौत को मात देकर है जो बाहर निकले हैं, निश्चित रूप से उनको सलाम करते हैं और विज्ञान को भी सलाम करते हैं। और वहाँ पर जो काम करने वाले जितने भी रेट माइनर्स की टीम थी, उनकी जो अथक प्रयास से जो ये ज़िंदगी जीती है, उसको भी है जो सलाम करते हैं। दोस्तों, इस पर आपके रिलेटेड जो काम है सिंपल सी है कि ये इसका नाम क्या था। जो सिलिंक्यारा सुरंग है, 17 दिन ये है जो पूरी है जो घटनाक्रम है जो चली है, 400 घंटे तक है जो इसका बचाव राहत काम किया है। 20 से अधिक एजेंसियां ने है जो इस पे है जो काम किया है। इस पे अगर थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो 2075 मीटर का टोटल सुरंग है और इस पे है जो 1600 मीटर है जो इस पे जो काम है जो हो चुका है। 483 मीटर है जो अभी शेष होने बाकी है। सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ पर ड्रिल की गई है, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल की गया है, 60 मीटर का हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया गया और उसके सहारे है जो पाइप डाला गया और उसके माध्यम से है जो बाहर है जो निकाला गया है। इस सुरंग की अगर थोड़ी सी और व्यवस्था, अगर थोड़ी सी अगर जानकारी और दें दोस्तों, जो है जो 4 किलोमीटर सुरंग का है जो इसका निर्माण जो हो चुका है, इसमें 2 लाख से अधिक आबादी को ही है जो इससे अगर ये सुरंग बन जाती है तो उससे लाभ होगा। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले है जो कहा कि आप जो हिमालयन क्षेत्र में जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी स्थिति को देखकर, वहाँ की भूगर्भिक स्थिति को देखकर है जो आप है जो वहाँ पर है जो काम करें। नहीं तो धीरे धीरे ऐसा संकेत है जो दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी घटना को है जो अंजाम है जो दिया जा सकता है और उसकी है जो कड़ी में इस घटना को हम देख सकते हैं। हमने अच्छा है कि हमारे मजदूर निकल आए हैं, नहीं तो एक बहुत बड़ी है जो हादसा है जो भारत सरकार को है जो इससे झेलनी पड़ सकती थी। तो निश्चित रूप से इस पे है जो हम विशेष जो चर्चा है इसके विशेष लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा झारखंड के मजदूर थे, 15 मजदूर झारखंड के थे और बिहार से रिलेटेड थे 4 मजदूर और उत्तर प्रदेश से 9 मजदूर थे। कभी कभी है जो आपको जब मेंस लिख रहे होते तो कभी कभी इस चीज़ को है जो ग्राफ में बता सकते हैं कि भाई किसी अगर कोई एरिया में डेवलपमेंट हो रही है तो ऐसा एक आंकड़ा भी है जो देखा जा सकता है, एक ग्राफ में आप उसको सेट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी है जो आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो ये 3-4 जो पॉइंट्स थे उसके बारे में है जो हमें जो चर्चा है जो किया है और आगे हम बढ़ते हैं। इसी में अगर कुछ बड़ी घटना पे है जो हम आपको रूबरू कराएंगे। 1989 में है जो कलकत्ता में इस प्रकार के जो कोयला खदान था, उसमें है जो वाटर का जो रिस्टोर था उससे जो हट गया था, उसमें जो कहीं ना कहीं है जो कुछ मजदूरों है जो घायल भी हुए थे, कुछ की मृत्यु हुई थी। 2014 में जर्मनी के रेसिडेंट गुफा में है जो इस प्रकार का अभियान है जो चलाया गया था। 2002 में क्रूक्रीक हादसा अमेरिका में हुआ था। 2018 वाला तो थाईलैंड वाली आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हुआ था। गुफा में एक टीम है जो फंस गई थी, फुटबॉल टीम थी, उसको निकालने के लिए जो बहुत ही रोचक है जो उस समय है जो काम किया गया था, बहुत सराहा गया था पूरे वर्ल्ड में। 2010 में चिली के खदान में वो भी कैप्सूल के जरिए निकाला गया था। तो देश दुनिया में इस तरह के अभियान चलाए गए हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी बचने से इससे बढ़िया है कि आपके जो भी जो स्थितियां बन रही है, आपको हो सकता है कि आगे भी ऐसी स्थिति बने, उसको है जो रोकना है जो सबसे बड़ी है जो चैलेंज होती है। तो इस पे है जो दोस्तों है जो बात की है, इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस पे है जो हमने आपको बताया। देखिए दोस्तों, जो हमने बताया था कि जानलेवा और हानिकारक है सुरक्षा मानकों की अनदेखी, इसी में है जो आपको वहाँ पर क्या करना है कि जितना भी चीज़ है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड में विकास और निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितना हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है, ये है जो सिलिंक्यारा सुरंग ने है जो इसकी है जो बाबत दी है। तो निश्चित रूप से इस पे जो भी है संवेदनशीलता से जो काम करने की ज़रूरत है। इस पे है जो हर एक एजेंसियाँ की है जो अपनी है जो एक रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि यहाँ पर बना रहे तो कितना सही है कितना गलत है, नहीं तो ऐसे हादसे धीरे धीरे जो बैठते चले जाएंगे और निश्चित रूप से है जो हमारी है जान माल की हानि होगी। और जान माल की हानि होगी तो हमारा मानव संसाधन जो इतना एक्सपर्ट लोग रहते हैं कहीं ना कहीं है जो उनकी भी हानि हो सकती है। तो हमें है जो इस स्तर पे है जो काम करने की भी ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, ये तो फर्स्ट था। चलिए
भारत के पास अभी 2 विमान वाहक पोत था। आप जानते हैं कि एक INS विक्रमादित्य और एक पिछले सितंबर में INS विराट, जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, एक विक्रमादित्य था, दूसरा है जो विक्रांत था। अब है जो तीसरी है जो विमान वाहक पोत है जो भारत है जो ला रहा है, उसका नाम है ISC द्वितीय। तो आपके पास 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका विक्रमादित्य, दूसरा हो जाएगा आपका विक्रांत और तीसरा हो जाएगा INS द्वितीय। तो अब विक्रमादित्य जो है रूस द्वारा निर्मित है और विक्रांत जो है भारत द्वारा निर्मित है, जो पिछले साल है जो निर्मित किया गया था, सितंबर में है जो वो है जो लॉन्च किया गया था, आप जानते होंगे। तो तीसरा हमारे पास 3 है जो विमान वाहक पोत हो गए हैं। तो ये फैक्चुअल पार्ट है, आपको बताने की ज़रूरत है। आगे है दोस्तों कि अफसरों से उपलब्धियों के प्रचार कराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रशांत भूषण साहब ने एक PIL दाखिल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक कभी फुल फॉर्म पूछ देता है PIL का। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उस पर जो सुनवाई करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कहा गया, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सेल्फी पॉइंट है जो बनाया जा रहे थे, आप जैसे सेना भवन है और बहुत सारे जगह पर थे, तो उनका एक नोडल ऑफिसर है जो बनाया गया था और है जो आप है जो वहाँ पर है जो जाकर है जो फ़ोटो खिंचा सकते हैं, भारत सरकार के कार्यक्रम जितने भी योजना है उसके बारे में है जो आप है जो वहाँ से है जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप फैला सकते हैं। तो निश्चित रूप से है कि ये एक PIL दाखिल किया गया था कि जो इसमें जो है सरकार के कामकाज के लिए जो अफसरों को जो लगाया गया है ये प्रचार करने के लिए, ये कितना तक सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे है जो PIL में जो दाखिल किया है कि जो सरकार की योजना है लोगों तक तो पहुंचाने के लिए अगर अफसरों की अगर उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें है जो क्या गलत है। लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर है जो सेना भवन था, आपके दिल्ली में बहुत सारे है जो ऐसे संवेदनशील जगह जहाँ पर है जो इस तरह की है जो बातें की जा रही थी, तो निश्चित रूप से है जो कुछ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जो PIL है जो डाला गया था और कुछ राजनीतिक के इसमें बातें थी कि अगर कोई योजना है, अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है, अगर उसको है जो किसी अफसर के द्वारा है जो प्रमोट किया जाता है तो ऐसा पता चलता था कि ये राजनीतिक दल से प्रेरित है, उनको इसमें फ़ायदा हो सकता है, विपक्षी दलों का ऐसा है जो मानना था। तो निश्चित रूप से है जो इससे जो PIL दाखिल किया गया, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी किसी तरह की बात से है जो उन्होंने इनकार किया है कि सरकार के अफसर योजनाओं को है जो लोगों तक पहुंचाने के लिए है जो काम कर सकते हैं, उनको यह कहकर है जो इनकी सुनवाई को रोकने का है जो फैसला किया है। तो यही छोटी सी बात थी दोस्तों। तीसरा है कि न्याय तक समान पहुंच राह में अंग्रेजी भाषा और खर्च बड़ी बाधा है। देखिए दोस्तों, हमने 2-3 दिन पहले भी इस पर जो चर्चा किया था कि जो अंग्रेजी भाषा होती है, जो खर्च होता है, जो समय होता है, जो कहीं ना कहीं है जो न्याय को पहुंचाने में है जो बहुत बाधा बन रही है। इस पर जो हमने चर्चा किया था पिछले दिन संविधान दिवस पर है जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने है जो इस पर जो अपना विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद DY चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला था कि हाँ, निश्चित रूप से है जो लोगों को है जो परेशानियां है जो उठानी पड़ती है, हमारा जो कानून भी है जो इस प्रकार औपनिवेशिक कानून है, इसको है जो कहीं ना कहीं दूर करने की बात है। तो इसीलिए आप देखे होंगे तो CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें जो चेंजिंग करने की है जो बात की गई है। अभी कुछ दिन पहले जो बिल है जो वहाँ के जो संसदीय समिति के पास गई थी, उन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन है जो दे दिया है और मुझे लगता है कि अगले सत्र में है जो इसे जो पास करा लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कि जो अंग्रेजी भाषा हैं, खर्च हैं, कहीं ना कहीं है जो बाधक है जो बनती जा रही है। आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयाँ होती है उसमें है जो मूलतः है जो 3 क्षेत्राधिकार के, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, एक अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं और एक तीसरा होता है जो आपका जो राष्ट्रपति को है जो उन्होंने जो अपना सलाह देते हैं। तो जो 2 क्षेत्राधिकार होते हैं, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं वो राज्यों से संबंधित विवाद होते हैं, केंद्र से संबंधित विवाद होते हैं। दूसरा जो अपीलीय होते हैं, जो हाईकोर्ट से है जो कोई जजमेंट अगर उनको खिलाफ होता है तो वहाँ अपील करते हैं। तो कहीं ना कहीं है जो इस पर जो बर्डन है जो सुप्रीम कोर्ट का बढ़ जाता है और बढ़ने से जो कहीं ना कहीं है जो वहाँ पर है जो लोगों की जो लोगों की जो न्याय है वो कहीं ना कहीं है जो उसमें देरी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो विधि आयोग का रिपोर्ट्स भी है, उसमें कहा गया था 1984 में कि है जो सुप्रीम कोर्ट को 3-4 भागों में बांट देना चाहिए, एक संवैधानिक भाग और एक असमान्य भाग में बांटकर है जो काम करना चाहिए, ताकि लोगों को है जो जल्दी से है जो न्याय मिल सके। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1200 ऐसे मामले जिसमें मात्र 4 संवैधानिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि समय ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुन सके। तो इसका भी एक बहुत बड़ा है जो
प्रश्न चिन्ह है। आप जानते हैं कि भारत में टोटल 25 न्यायालय हैं और आपको कमेंट बॉक्स बनाना है कि सबसे ज़्यादा न्यायालय किस में और सबसे ज़्यादा जज किस में है और सबसे कम है जो जज किस में है, ये भी है जो, और ये भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है जो किस समिति के सिफारिश पर जो की गई थी, इसका है जो आपको जरूर बताना है। तो ये छोटे छोटे बातें थे पीटी मेंस से रिलेटेड, वो है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा नासा। मैंने जो कल ही बताया था कि बिल्सन साहब नेल्सन साहब आए हुए हैं, बिल नेल्सन साहब, यह जो नासा के प्रमुख हैं और जो चंद्रयान 3 के जो उपलब्धि है उसके बारे में है जो उन्होंने है जो बात कही, इसरो के उपलब्धि के बारे में बात कही, और है जो गगनयान मिशन जा रहा है उसको लेकर है जो नासा है जो प्रक्षेपित करेगा। जो निसार प्रोजेक्ट है नासा इंडिया का जो 2024 में जो लॉन्च किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी है जो बात किया गया। फिर है जो दोस्तों जो आगे है 2035 और 40 में जो अपना अंतरिक्ष उपग्रह है जो अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है उसके बारे में भी है जो बात हुई है। तो निश्चित रूप से नासा के प्रति हमारा है जो झुकाव बढ़ते जा रहा है, नासा के साथ रिलेशंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई करवट है जो इसे देखा जा सकता है, और पहले हमारा रूस से ज़्यादा कम क्लोजर थे इस मामले में, अब धीरे धीरे है जो कहीं ना कहीं जो दूरी बढ़ती जा रही है और नासा के प्रति हमारा झुकाव है जो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर है जो दोस्तों है जो हमने कॉमर्शियल स्टेशन भी बनाने की बात की है 2040 तक। चलिए दोस्तों आगे है INS इम्फाल जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत है जो 4 जो क्रेस्ट जो है जो किया जाएगा स्टील्थ जो उसका अनावरण है जो अनावरण किया जाएगा, उसका है जो तीसरा जो INS इम्फाल है उसका है जो दिल्ली में जो कल क्रेस्ट का एक अनावरण है जो किया गया है और प्रोजेक्ट 15B के तहत है, ध्यान रखिएगा इसका। काशी तमिल संगम 17 दिसंबर को होगा, ये काशी में होती है, काशी और तमिल, एक वाराणसी एक है जो तमिलनाडु का है जो कहीं ना कहीं है जो संगम है, पहले भी हुआ करता था और इस साल है भी जो चालू किया गया है, मैंने पिछले साल से स्टार्ट हुई है और ये दूसरा बार है काशी तमिल संगम। और इसका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है, इसमें IIT मद्रास और BHU को है जो इसके जो पूरी आयोजन को जो जिम्मा सौंपा गया है। और निश्चित रूप से है जो दोनों जो संस्कृति है दोनों की कला को बढ़ाने में कहीं ना कहीं है जो एक मदद मिलेगी, एक दूसरे का है जो आदान प्रदान, कला का आदान प्रदान से है जो संस्कृति और मजबूत होती है। तो निश्चित रूप से है जो काशी तमिल संगम है जो 17 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए उम्मीद से भरा एक और सम्मेलन, देखिए जहां उम्मीद की बात की जा रही है, अभी जब तक COP28 हो नहीं जाते उस पर उम्मीदें ही की जा सकती है, जब COP28 हो जाएगा तो उस पर जो विशेष चर्चा है जो हम लोग करेंगे। इसमें जो कहा गया है दोस्तों कि जो विकसित और विकासशील देश के बीच में जो पर्यावरण को लेकर जो आपसी मतभेद है कि भाई अब है जो $100 अरब देने की बात की गई थी अभी तक मिला नहीं है। विकासशील देश कहता है कि आपने उद्योग लगाकर है जो विकसित कर लिया, अब हमारा समय आ गया, तो पर्यावरण को लेकर आप जो ज़्यादा है जो एक्टिव हो गए। तो निश्चित रूप से है जो COP28 का जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको है जो इसमें सुलझाने की है जो बात की गई है। एक तो सबसे बड़ा है जो एक फ़ंड की बात है, फ़ंड रेज कैसे किया जाए। दूसरा है कि विकसित देश किस प्रकार से है जो इसको है जो जल्दी से है जो विकासशील देशों को है जो इस पे जो काम करे। तीसरा है कि विकसित देश का कहना है कि वर्ल्ड बैंक से है जो पैसा लेकर है जो विकासशील देश को दिया जाए। तो निश्चित रूप से है जो ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे है जो COP28 में है जो सुलझाने की जो उम्मीद है जो किया जा रहा है। लेकिन जब तक हर बार यही उम्मीद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कोई ना कोई देश है जो इस पे जो अपनी वीटो का प्रयोग करते हैं। वीटो का मतलब है जो अपनी असहमति जता देते हैं। भारत भी है जो पिछले बार है जो बहुत कोशिश किया है कि ये जो $100 अरब का जो फंड है वो मिलता है उसको है जो जल्दी से जो रिलीज़ किया जाए विकासशील देशों के पास। दूसरा चीज़ है कि आकलन की समस्या बहुत है। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण से जो समस्याएं हो रही है, जैसे मान लीजिए कि एक आर्थिक समस्या हो रही है कि गैर आर्थिक समस्या हो रहे हैं। आर्थिक समस्या में है आप उसको जो मापने का आपके पास पैमाना है, लेकिन गैर आर्थिक समस्या को मापने का पैमाना नहीं है। जैसे गैर आर्थिक समस्या में पलायन हो गया, तो ये सब समस्याएं को किस प्रकार से जो मापा जाएगा, सब पर्यावरण से रिलेटेड है। आप जब इसको जोड़िएगा तो खाद्य श्रृंखला से होगा, पर्यावरण अनिश्चितता, मौसम, ये सब से है जो आप इसको जब लिखिएगा तो एक अलग है जो कंसेप्ट है जो आपका है जो बनेगा। तो देखते हैं कि COP28 का क्या है जो इसका परिणाम है जो निकल कर आता है। जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा है, इसमें खाली स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की है। एक स्वास्थ्य को अगर बीच में रखिए
तो इसके बहुत सारे परिणाम हैं जो आपको निकल आ सकते हैं। एक स्वास्थ्य, मनुष्य अगर स्वस्थ होगा तो उसकी विकासशील उसके देश की आर्थिक व्यवस्थाएं जो विकसित होगी। निश्चित रूप से जो बजट पे जो प्रभाव कम पड़ेगा, उसके विकास पूंजी है जो कहीं ना कहीं है जो दीर्घकालिक रूप से जो काम करेगी। लोगों के पास जब काम करेंगे तो आय बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसके बुनियादी सुविधाएं, तो इसके है जो बहुत सारे है जो इसके परिणाम है जो निकल के आ सकते हैं। तो वही है कि उसके दुष्प्रभाव से कहीं ना कहीं जो समस्या है जो धीरे धीरे जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी, बजट है जो बढ़ जाएगा। तो इसको जो दूर करने के लिए किस प्रकार से जो COP28 काम करेगा। चलिए दोस्तों, चीन में फिर है जो वायरस के संकेत हैं। कोविड को कोई भूल नहीं सकता है, और इस बार जो वायरस है उसका नाम है जो हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको है जो ज़रूर है जो याद रखिएगा। सिकाइटियल जो है इस प्रकार के इस बार के वायरस के बारे में है जो बोला गया है कि चाइना बता रहा है कि एक नॉर्मल वायरस है जो हर समय जो ठंडे के समय में जो ये उत्पन्न हो जाता है, और ये जो निमोनिया से रिलेटेड है, जो इसको जो बच्चों में देखा गया है, और उम्मीद है कि इसको जो कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर जो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर है जो थोड़ा सा जो गंभीर है, भारत और अमेरिका और बहुत सारे देश है जो इसको लेकर, चीन के बातों को लेकर थोड़ा गंभीरता से बने हुए। नहीं तो कोविड अगर सही समय पर अगर बता दिया जाता तो उसको जो प्रोटेक्शंस कर लिया जाता, नहीं तो फिर है जो इस प्रकार की है जो अगर वायरस उसके P4 लैब, याद रखिएगा कि वहाँ के जो P4 है, वुहान के P4 लैब से जो निकला था कहा जाता है। वहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने है जो चीनी वायरस कर दिया था। फिर है जो वहाँ के जो विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो साहब, उन्होंने जो वुहान वायरस कर दिया था। तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं है जो चीन के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो कम हुआ है। इस प्रकार से लोग है जो ज़्यादा है जो इससे है जो खफा रहते हैं, या माने उनके विश्वास की कमी के चलते लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं। तो किस प्रकार से काम करना चाहिए, आप एक अभी महामारी को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो एक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एक रिपोर्ट्स भी है जो मंगाई है कि हमारे पास कितना क्या तंत्र है, उस तंत्र को अगर नहीं है तो उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि है जो महामारी जिस प्रकार से आई थी, जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई थी, उसे देखते हुए सरकार है जो कोई रिस्क है जो लेना नहीं चाहती है। इसी के बारे में था। आगे है दोस्तों कि हमास पर भारत का रुख असाधारण। अभी कुछ दिन पहले लश्कर तोयबा को है जो इजराइल ने बैन किया है। तो निश्चित रूप से जो गिलोन साहब है जो यहाँ राजदूत हैं, इजराइल के राजदूत है भारत में, तो इन्होंने कहा कि जो हमास के प्रति जो रुख है उनका असाधारण है, उनको है जो श्रेष्ठ माना है। जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति रही है, उन्होंने है जो मानवीय आधार पर है जो फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन आतंकवाद के आधार पर हमास का है जो कहीं ना कहीं जो विरोध किया है। तो उनका कहना है कि अगर लश्कर तौबा के को हम जिस प्रकार से बैन किए उस प्रकार हमास को अभी आतंकवादी संगठन है जो घोषित कर दें और उसको बैन कर दें। तो एक्चुअली है जो दोस्तों है जो भारत की विदेश नीति बहुत स्पष्ट रही है और किसी के बीच में ये टांग अड़ाना नहीं चाहती है। निश्चित रूप से है जो इनका कहने का मतलब है कि आप अगर हमास को अगर बैन करते हैं तो निश्चित रूप से है जो एक नई भारत इजराइल के साथ एक नई है जो प्रगाढ़ है जो बढ़ेगी। लेकिन भारत है जो ऐसा नहीं करेगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत और हमास के बीच कोई ऐसा रिलेशंस नहीं है कि कभी हमला किया है कि है जो भारत बैन करेगा। निश्चित रूप से इजराइल है जो लश्कर तौबा को बैन किया है, अच्छी बात है, आतंकवाद का समर्थन कौन नहीं करता, लेकिन भारत को इससे है जो बचना चाहिए, अपनी विदेश नीति को जो स्वतंत्र रखने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, उत्तर कोरिया की जासूसी उपग्रह जो कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि जो मलियोंग जो है मलियोंग 1 है जो इसका है जो जासूसी उपग्रह है जो कुछ दिन पहले उत्तरी कोरिया छोड़ा, और उसने जो दावा किया कि व्हाइट हाउस और पेंटागन की तस्वीर है जो कर ली है। तो निश्चित रूप से उत्तरी कोरिया का जो बयान है जो बहकाए वाला बयान होता है, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी चौपट हो गई है जो आप जानते हैं, और एक तानाशाह सरकार पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं, एक नीति क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे है कि फ़िलिस्तीन को अरब यहूदियों के बीच बंटने का प्रस्ताव यूएन में मंजूरी 1947 में दिया था, लेकिन दोस्तों आज तक है जो नहीं हुआ है। 2 राष्ट्र सिद्धांत की मांग अभी कितना लड़ाई है जो चल रहा है, आप तो जान ही रहे हैं। थॉमस एडिसन ने पहली बार फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया था। फोनोग्राफ उसको कहते हैं जो कैसेट, जानते हैं दोस्तों, कि रिकॉर्ड करके जो बजाते थे आप लोग, जो कैसेट आता था उसको फोनोग्राफ कहते हैं। 1977 में पहली बार है जो उसको बजाया गया था। वंचित वर्ग समाज के लिए आजीवन समर्पित रहे थे ठक्कर पापा जो थे, ये है जो इनका भावनगर में जन्म हुआ था। इनका करियर एक रेलवे इंजीनियर के रूप में इन्होंने शुरू किया था, और बाद में है जो समाज सेवा में
ये जो जुट गए थे 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े। 1923 में आदिवासियों के लिए विकास के लिए है जो भील सेवा मंडल की है जो स्थापना है जो इन्होंने किया था। तो दोस्तों आज के करीब जो करेंट अफेयर्स की जो चर्चा था उस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो आप है जो शेयर करें लोगों के बीच, और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।